गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग एग्जाम्प्ट इनकम का अपना सेकंड लेक्चर कंप्लीट करेंगे। कौन सा लेक्चर कंप्लीट करना है बच्चों? तो आज हम लोग को सेकंड लेक्चर अपना कंप्लीट करना है एग्जाम्प्ट इनकम का। सर एक बात बताइए कि फर्स्ट लेक्चर में आपने जो पढ़ाया था, हम लोगों को बताया था, क्या उसे एक बार रिकॉल करेंगे? हाँ बिल्कुल। देखिए, इस चैप्टर में हम लोगों को 10 एग्जाम्प्ट इनकम पढ़ना है। मैं आपको टोटल कितना इनकम पढ़ाऊंगा? 10 एग्जाम्प्ट इनकम। टोटल मैं आपको 10 एग्जाम्प्ट इनकम के बारे में बताऊंगा। तो मैंने आपसे एक इनकम तो ऑलरेडी डिस्कशन कर लिया। कौन सा? एग्रीकल्चरल इनकम के बारे में। किसके बारे में? तो एग्रीकल्चरल इनकम के बारे में मैंने आपसे ऑलरेडी डिस्कशन कर लिया है, लेकिन एक बार हम लोग स्टार्ट से रिकॉल करते हैं सबसे पहले। तो चलो मैं स्क्रीन को स्लाइड कर रहा हूं, आ जाओ। सबसे पहली बात कि सर एग्जाम्प्ट इनकम क्या होता है, आपने जो प्रीवियस क्लास में बताया उसको एक बार रिकॉल कर दीजिए। बेटा एग्जाम्प्ट इनकम वो इनकम होता है जो टोटल इनकम का पार्ट नहीं बनता। मतलब सर टोटल इनकम का पार्ट नहीं बनता, इसका क्या मतलब समझेगा एक आम बच्चा, एक आम इंसान क्या समझेगा? इसका ये मतलब हुआ कि एग्जम्प्ट इनकम वैसे इनकम होते हैं जिसको इनकम टैक्स कहती है कि वो टोटल इनकम में ऐड नहीं किए जाएंगे। मतलब वो इनकम सरकार ने आपका माफ कर दिया, उस इनकम को माफ कर दिया गया है, वो इंक्लूड नहीं किया जाएगा आपके टोटल इनकम। गुड। अच्छा, ये चीज तो समझ में आया। दूसरी बात, मैंने आपको एग्जम्प्ट के बारे में बताया था कि इनकम टैक्स में कुछ इनकम को स्पेसिफिकली अलग से एग्जम्प्ट करके बताया गया है, और कुछ ऐसे इनकम है जो अपने अपने रेस्पेक्टिव हेड में एग्जम्प्ट कर दिए गए। तो क्या सर एग्रीकल्चरल इनकम एग्जम्प्ट है? हाँ जी बच्चों, अगर एग्रीकल्चरल इनकम इंडियन एग्रीकल्चरल इनकम है तो वो एग्जम्प्ट कर दिया जाएगा, और अगर वो फॉरेन एग्रीकल्चरल इनकम है तो वो टैक्सेबल कर दिया जाएगा। सिंपल सी बात है। तो इंडियन एग्रीकल्चरल एग्जम्प्ट होगा बट फॉरेन एग्रीकल्चरल टैक्सेबल होगा। अब याद करो आप इंट्रोडक्शन वाला लेक्चर, इंट्रो वाला लेक्चर, मैंने आपको उसमें क्या पढ़ाया था? मैंने आपको बताया था, मैंने आपको यह समझाया था कि जो एग्रीकल्चरल इनकम होता है वो स्टेट गवर्नमेंट के कंट्रोल में आती है, इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट इसको एग्जेम्प्ट कर देती है अंडर सेक्शन 10 सब सेक्शन 1। लेकिन अगर एग्रीकल्चरल इनकम 5000 से ज्यादा होता है तो सेंट्रल गवर्नमेंट पार्शियल इंटीग्रेशन ऑफ टैक्सेशन का रूल अप्लाई कर देती है। अब आप सोच रहे होगे सर ये पार्शियल इंटीग्रेशन ऑफ टैक्सेशन क्या है? याद करो, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी जब मैं आपको पढ़ा रहा था तो मैंने आपको बताया था एग्रीकल्चरल इनकम के केस में हम किस तरह से टैक्स कैलकुलेट करेंगे। तो आप अपना नोट्स कॉपी अगर चेक करोगे तो आपको मिल जाएगा, और अगर आप भूल गए हो तो आप लेक्चर पे जाकर चेक कर लो एक बार, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी के लेक्चर में जाकर। चलिए, तो सर ये तो आपने कल क्लियर किया था कि एग्रीकल्चरल इनकम एग्जेम्प्ट है, और फिर ये भी बताया था कि एग्रीकल्चरल इनकम जो है वो किस किस चीजों को हम एग्रीकल्चरल कहते हैं। रेंट फ्रॉम एग्रीकल्चरल लैंड यूज्ड फॉर एग्रीकल्चरल पर्पस, इनकम फ्रॉम सेल ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, और रेंट फ्रॉम फार्म हाउस, और इनकम फ्रॉम नर्सरी। तो ये सब चीजें मैंने आपको बता रखा था। फिर मैंने आपको बताया कि जब हम एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को सेल करेंगे तो उसके लिए दो कंडीशन है। पहला कंडीशन कि क्या हम उसको एज अ रॉ मटेरियल बेच रहे हैं, या दूसरा कंडीशन कि क्या हम उसको प्रोसेसिंग करके बेच रहे हैं। अगर हम उसको एज अ रॉ मटेरियल बेचते हैं तो पूरा का पूरा इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में चला जाएगा और वो एग्जेम्प्ट कर दिया जाएगा। लेकिन अगर हम लोग आफ्टर प्रोसेसिंग कर रहे हैं, प्रोसेसिंग के बाद बेच रहे हैं, तो दो क्वेश्चन, क्या प्रोसेसिंग कंपलसरी था या प्रोसेसिंग ऑप्शनल था? अगर प्रोसेसिंग कंपलसरी है तो टोटल इनकम एग्रीकल्चरल इनकम है, मतलब जो भी पैसा आया वो सब का सब एग्रीकल्चरल मान लिया गया है। लेकिन अगर प्रोसेसिंग ऑप्शनल था तो दो चीजें हैं, क्या एसएससी का बिजनेस है एग्रीकल्चरल? अगर एसएससी का बिजनेस है तो पीजीपीपी में टैक्सेबल होगा, और अगर बिजनेस नहीं है तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में टैक्सेबल होगा। लेकिन अब सवाल है कि कितना होगा। ओके, तो कल इस टॉपिक को भी मैंने
रोका था। चलिए देखिए, दोनों चीजें आपके सामने मैंने क्लियर कर दिया। आप स्क्रीन पर देखो थोड़ा सा ध्यान से। रूल 1 क्या कहता है? फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट, जो प्रोसेस कर कर बेच कर आएगा, और प्रोसेसिंग का जो खर्च लगा है वो आप घटा लो, जो इनकम बच गया वो हमारा क्या है? एग्रीकल्चरल इनकम है। सिंपल। चलो, टी कॉफी इसके बारे में तो मैंने आपको प्रीवियस क्लास में भी बताया है ना? याद है आपको? गुड। चलो आ जाओ। हाँ हाँ, अब आते हैं, आज हम लोग पढ़ेंगे दूसरे इनकम के बारे में। इनकम रिसीव्ड बाय मेंबर फ्रॉम एचयूएफ। सर जरा इसको आप एक्सप्लेन कीजिएगा, हम समझ नहीं पा रहे। आ जाओ, ध्यान से समझते हैं सभी लोग। मान लो ये मिस्टर ए है, अपने फैमिली के कर्ता। ओके गुड। इनके फैमिली में इनके 3 बच्चे हैं जो कि को पार्टनर भी और मेंबर हैं, मिस्टर बी, मिस्टर सी और मिस्टर डी। मान लीजिए कि एचयूएफ ने, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस ने, एचयूएफ ने टोटल 10 लाख रुपीस इनकम कमाया। ये इनका टोटल इनकम है। तो इस पर क्या लगेगा? टैक्स। क्या आपको टैक्स याद है? स्लैब रेट याद है शशांक? स्लैब रेट याद है। गुड। हमने क्या पढ़ाया था? 2.5 लाख तक कोई भी टैक्स नहीं लगेगा, नील। उसके बाद नेक्स्ट 2.5 लाख पे 5%, कितना हो गया? 12,500। और नेक्स्ट 5 लाख पे कितना लगेगा हमारा? 20%, कितना हो गया? 1 लाख रुपीस। तो ये टैक्स बनता है 1,12,500, और इस पर हमें क्या ऐड करना होगा? एडुकेशन से 4% ऐड करना होगा। तो आइए जरा चेक कर लेते हैं। 1,12,500 1,12,500 का हमें लेना होगा 4% एडुकेशन सेस। ठीक है, तो 4% जोड़ने पे टोटल टैक्स बनता है 1,17,000, 1,17,000, है ना? अब इस बात को समझिए, यहीं पर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये एचयूएफ सबसे पहले अपने टोटल इनकम से क्या पे कर देगा गवर्नमेंट को? टैक्स। तो जब हम 10 लाख रुपीस में से ये पे कर देंगे 1,17,000, तो हमारे पास कितना बचेगा? 8,83,000। क्या हम इसी पैसे को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ना? अब 8,83,000 जो टैक्स पेमेंट करने के बाद बचेगा, इस पैसे को किसके बीच बांटा जाएगा? मेंबर्स के बीच। इसका मतलब हम इस 8,83,000 को मेंबर बी, मेंबर सी और मेंबर डी के बीच क्या कर देंगे? डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। अब जरा तुम सोचो, अगर इस 10 लाख पर हमने गवर्नमेंट को एक बार टैक्स दे दिया तो क्या दोबारा फिर टैक्स देंगे? नो। इसलिए कहा जाता है इनकम एग्जेम्प्ट। जो इनकम मेंबर रिसीव करते हैं, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस एचयूएफ के जो मेंबर होते हैं, जब वो इनकम का पार्ट रिसीव करते हैं तो वो क्या कर दिया जाता है? एग्जेम्प्ट। अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 2 में एग्जेम्प्ट कर देते हैं। क्यों एग्जेम्प्ट करते हैं? क्योंकि टोटल इनकम पर पहले एचयूएफ क्या पे करता है? क्योंकि एचयूएफ भी क्या है? अपने आप में एक पर्सन है ना? मैंने आपको पर्सन पढ़ाया था ना बच्चों, पर्सन है। तो एचयूएफ अपने आप में एक पर्सन है, और चूंकि उसका इनकम एक सर्टेन लिमिट से ज्यादा हो गया है तो वो एसएससी बन चुका है। और एसएससी जब अपने टैक्स को पे कर दिया और उसके बाद उसने उस इनकम को डिस्ट्रीब्यूट किया, यानी एचयूएफ पहले टैक्स पे करता है, फिर उस इनकम को अपने मेंबर्स के बीच डिस्ट्रीब्यूट करता है, इसलिए वो क्या कर दिया जाता है? एग्जाम। तो आप एक छोटा सा एग्जाम में एग्जाम्पल ले लेना, है ना? एग्जाम में एक एग्जाम्पल ले लेंगे कि टोटल, फॉर एग्जाम्पल एचयूएफ का टोटल इनकम इतना है, इतना टैक्स लगा, टैक्स पेमेंट करने के बाद इतना इनकम बचा, और इसको हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया ए, बी और सी। हाँ,
ए बी सी डी के बीच, चारों के बीच पैसे डिस्ट्रीब्यूट कर गए। चूंकि ऑलरेडी टैक्स दिया जा चुका है इसलिए ये एग्जेम्प्ट हो गए, सिंपल। तो हम लोग आगे चले, क्या आपको कोई प्रॉब्लम है? नो, चलो नेक्स्ट। इनकम शेयर रिसीव्ड बाय पार्टनर्स फ्रॉम फर्म। आ जाओ, एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो मैंने एक पार्टनरशिप बिजनेस ओपन किया। क्या ओपन किया? पार्टनरशिप। हम 3 लोग हैं, ए, बी और सी। तो हमारी जो पार्टनरशिप फर्म है, एक एग्जांपल समझिएगा कि हमने 10 लाख रुपीस इनकम, टोटल इनकम हम लोगों का कितना हो गया, फर्म का इनकम कितना हो गया? अच्छा, जैसा कि आप जानते हैं कि पार्टनरशिप फर्म भी क्या करेगा, टैक्स पे करेगा। कितना परसेंट? फ्लैट 30%। कंपनी और पार्टनरशिप फर्म इंक्लूडिंग एलएलपी कितना टैक्स पे करना होता है? 30। तो 10 लाख का 30% हमारा टैक्स कितना हो गया? 3 लाख। अच्छा, इस पर हमें क्या पे करना है? एडुकेशन सेस। कितना परसेंट? 4%। तो 3 लाख का 4% हमारा एडुकेशन सेस हो गया, कितना? 12,000। ये टोटल हो गया हमारा 3,12,000। चलो अब एक बात बताओ, फर्म सबसे पहले क्या करेगी? टैक्स पे करेगी। तो मान लो 10 लाख रुपीस में जब हम 3,12,000 टैक्स पे कर देंगे तो कितना पैसा बचा हमारे पास? 6,88,000 यही बचेगा। तो इस पैसे को मान लो हम ए, बी और सी के बीच इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो 6,88,000 2,29,000 आ रहा है, 33। इतना पैसा तीनों के बीच बढ़ जाएगा। अब एक चीज सोचिए आप लोग, जब पार्टनरशिप फर्म ऑलरेडी टैक्स पे कर चुकी है तो क्या पार्टनर को दोबारा टैक्स देने होंगे? आंसर इज नो। क्यों? बिकॉज पार्टनरशिप फर्म हैज ऑलरेडी पेड टैक्स ऑन हिज इनकम। बच्चों, फर्म ने ऑलरेडी अपने इनकम पर टैक्स दे दिया। अब उस इनकम को टैक्स पे करने के बाद जो बचा वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर गए। इसलिए फर्म कहती है, सॉरी, इनकम टैक्स एक्ट कहती है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 10 सब सेक्शन 2A, ये क्या कर दिया जाएगा? एग्जेम्प्ट। इसलिए हम कहते हैं इनकम शेयर रिसीव्ड बाय पार्टनर फ्रॉम अ फर्म। जो भी पार्टनर्स हैं जब वो अपने फर्म से रिसीव करते हैं, क्या रिसीव करते हैं? शेयर। अपने इनकम के शेयर को रिसीव करते हैं तो वो क्या कर दिया जाता है? एग्जेम्प्ट। यहां तक कोई प्रॉब्लम? शशांक, क्लियर है आपको? आ जाइए। उसके बाद चौथे पॉइंट पे आइएगा, हम लोग फोर्थ। देखिए, इंटरेस्ट ऑन मनी स्टैंडिंग टू क्रेडिट इन नॉन रेसिडेंट अकाउंट। ओके, एनआरआई अकाउंट में आपके कुछ पैसे हैं, उस पर क्या क्रेडिट हुआ है आपको? इंटरेस्ट। देखिए लॉ क्या कहता है, पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया or a person who has been permitted to maintain said account by RBI। अगर नॉन रेसिडेंट अकाउंट को मेंटेन आरबीआई के परमिशन से है, या वो जो पर्सन है जिसका वो अकाउंट है, जिस अकाउंट में इंटरेस्ट क्रेडिट हुआ है और वो इंडिया के आउटसाइड है, मतलब इंडिया के बाहर है फेमा एक्ट के अकॉर्डिंगली, तो ये इंटरेस्ट क्या कर दिया जाएगा? एग्जेम्प्ट। अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 4 क्लॉज 2 में क्या कर दिया जाएगा? एग्जेम्प्ट। अच्छा, नेक्स्ट देखो, इनकम अराइजिंग बाय वे ऑफ रॉयल्टी फ्रॉम और फी फ्रॉम टेक्निकल सर्विसेज रेंडर इन और आउटसाइड इंडिया टू नेशनल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, आप एनआरओ को जानते हो शशांक? आपने कभी नाम सुना है? नेशनल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन सुना है? गुड। ये हमारे जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उनकी एक संस्था है एनआरओ, जो देश के हित में नेशनल रिसर्च करती है। तो अगर एनआरओ ने किसी कंपनी का मदद लिया, एक एग्जांपल ले लो कि कोई अमेरिकन कंपनी है,
समझना, एक एग्जांपल समझते हैं। कोई अमेरिकन कंपनी है, इसने एनआरओ को एक टेक्निकल सर्विस दी, ओके, और एनआरओ ने इस कंपनी को पेमेंट दिया। क्या दिया? पेमेंट, कुछ पैसा दिया। तो लॉ कहता है कि उस कंपनी को कि अगर तुमने एनआरओ को सर्विस दिया है, किसको सर्विस दिया है? एनआरओ को, तो सर्विस गिवन बाय नॉन रेसिडेंट और फॉरेन कंपनी। अच्छा, ये सर्विस किसने दिया है ये भी मैटर करता है। तो कोई कंपनी भी हो सकती है या कोई नॉन रेसिडेंट भी हो सकता है। हो सकता है आपने किसी अमेरिकन साइंटिस्ट, किसी जर्मन साइंटिस्ट का हेल्प लिया हो और उनको रॉयल्टी पे की हो। तो लॉ कहता है कि अगर कोई रॉयल्टी या फी किसी पर्सन को या किसी कंपनी को दी जा रही है और वो कंपनी नेशनल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन को क्या प्रोवाइड कर रही है? सर्विस। कैसा सर्विस? ऑब्वियसली टेक्निकल सर्विस। तो ये क्या कर दिया गया है? एग्जम्प्ट कर दिया गया है। ओके, चलो अब देखो, सैलरी में ये टॉपिक मैंने आपको पढ़ाया था, शायद आपको थोड़ा थोड़ा याद आ जाए। एनी अलाउंस और परक्यूजिट पेड और अलाउड आउटसाइड इंडिया। अगर कोई गवर्नमेंट इंप्लॉय है, सुनिएगा, अगर कोई पर्सन गवर्नमेंट इंप्लॉय है और वो इंडिया का सिटीजन है, रेसिडेंट नहीं, क्या है? सिटीजन। वो इंडिया का सिटीजन है और वो गवर्नमेंट इंप्लॉय है और वो इंडिया के बाहर सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। क्या कर रहा है? इंडिया के बाहर सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। तो वो इंटायर अलाउंस को और परक्यूजिट्स को क्या कर दिया जाएगा? एग्जम्प्ट कर दिया जाएगा। याद आ रहा है? मैंने सैलरी में ये टॉपिक आपको पढ़ाया था ना। कोई भी अलाउंस और परक्यूजिट अगर आपको मिलता है, कहां मिलता है? इंडिया के बाहर। क्यों मिल रहा है? क्योंकि आप इंडियन गवर्नमेंट को सर्विस दे रहे हो और आप इंडियन सिटीजन भी हो। तो ये क्या कर दिया गया है? एग्जम्प्ट। अलाउंस और परक्यूजिट्स दोनों अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 7। चलिए, फिर कहता है कॉम्पनसेशन रिसीव्ड और रिसीवेबल ऑन अकाउंट ऑफ एनी डिजास्टर। अच्छा, आपने क्या रिसीव किया है? कोई भी कॉम्पनसेशन रिसीव किया है या आपको मिलेगा। वो कॉम्पनसेशन क्यों मिल रहा है? क्योंकि आपने कोई डिजास्टर फेस किया। कोई भी पर्सन, जैसे आपको याद होगा भोपाल गैस लीक ट्रेजेडी, एक डिजास्टर ही था वो। तो वैसे केस में अगर सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या लोकल अथॉरिटी कोई कॉम्पनसेशन पे करती है, क्या पे करती है? कॉम्पनसेशन, किसी भी इंडिविजुअल को या उसके उत्तराधिकारी को, लीगल हायर, जो उसके वारिस हैं, उसका देहांत हो गया। मान लीजिए भोपाल गैस लीक ट्रेजेडी में जिनका डेथ हो गया, तो उनके बदले कॉम्पनसेशंस किनको दिए गए होंगे? जाहिर सी बात है उनके फैमिली मेंबर को, उनके बच्चे को, उनके लीगल हायर को। तो लॉ कहता है अंडर सेक्शन 10 ऑफ 10 BC, ये कहता है कि कॉम्पनसेशन क्या है? एग्जम्प्ट है। इस कॉम्पनसेशन को क्या कर दिया जाएगा? अनटैक्सेबल। तो क्या आप इस बात को एग्जाम में एक्सप्लेन कर पाइएगा कि एनी कॉम्पनसेशन पेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी टू एन इंडिविजुअल और इज लीगल हायर ड्यू टू एनी डिजास्टर, natural disasters. In this situation, compensation amount is exempt. चलो, चले, चलो अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट देखिएगा क्या कहता है। एग्जम्पशन इज नॉट अलाउड इन रिस्पेक्ट ऑफ अमाउंट received when individual or legal hire claim any deduction regarding such loss or damage। तो उस समय आपको एग्जम्पशन नहीं मिलेगा। एग्जाम्पल ले लो, आपको एग्जम्पशन भी दे दिया गया और उस लॉस को आप किसी सेक्शन में जाकर क्लेम कर दिए कि देखिए हमारा तो इतने का लॉस हो गया तो सरकार को छोड़ देना चाहिए। तो अगर आप कोई डिडक्शन क्लेम कर लेते हैं उस डिजास्टर के कारण कोई लॉस का, तो उस केस में आपका एग्जम्पशन क्या कर लिया जाता है? आपसे छीन लिया जाता है। ओके, तो ये बहुत ऐसा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन आपको जानना चाहिए इसलिए मैंने बता दिया। उसके बाद समझिएगा नेक्स्ट 8 नंबर, सुकन्या समृद्धि अकाउंट।
अच्छा, आपको याद है इस प्रोजेक्ट को क्यों स्टार्ट किया गया था? गर्ल चाइल्ड के बेटरमेंट के लिए। देखिएगा, मैंने थोड़ा सा लिखा है ताकि आपको ये चीजें याद रहे। सुकन्या समृद्धि योजना जो लाई गई थी, वो गवर्नमेंट ने इसलिए लाया था ताकि गर्ल चाइल्ड का एक बेटरमेंट किया जा सके, पेरेंट्स पे एक लोड ना हो, ताकि उनको एक बेहतर हायर एजुकेशन दिया जा सके। सुकन्या समृद्धि अकाउंट में कहा जाता है कि आप एवरी ईयर या एवरी मंथ कुछ सर्टेन अमाउंट को क्या करते रहिए, डिपॉजिट करते रहिए, ताकि बिटिया जब 21 साल की हो जाए तो उसके हायर स्टडीज के लिए, या यूं कह लीजिए कि उनके शादी के समय आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो देखिए, इनकम टैक्स क्या कहता है कि सुकन्या समृद्धि अकाउंट पे जो मैच्योरिटी अमाउंट मिलेगा, बच्चों जाहिर सी बात है ना कि हम एक अकाउंट में पैसा तो रखेंगे ही ऑब्वियसली, तो वो जो मैच्योरिटी अमाउंट मिलेगा आपको 30 साल 31 साल जो भी, जब आप पैसा विड्रॉ करोगे तो जो मैच्योरिटी अमाउंट मिलेगा और उस पर जो इंटरेस्ट मिलेगा, उस दोनों पैसों को इनकम टैक्स ने क्या कर दिया है, एग्जेम्प्ट कर दिया है। मैटर नहीं करता कि उस पैसे को रिसीव कौन कर रहा है, हो सकता है पिताजी का डेथ हो जाए तो माताजी रिसीव करें उस बच्चे की, मैटर नहीं करता, रिसीव बाय एनी पर्सन, पैसा कोई भी रिसीव कर रहा हो वो एग्जेम्प्ट कर दिया गया है अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 11A। बोलिए, समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? आ जाओ। उसके बाद हम आते हैं एजुकेशनल स्कॉलरशिप रिसीव्ड बाय एनी पर्सन। सुनना, कोई भी पर्सन, कोई भी बच्चा, कोई भी स्टूडेंट जब एक एजुकेशनल स्कॉलरशिप रिसीव करता है तो हमारी इनकम टैक्स लॉ कहती है, एक्ट कहती है कि जाओ, मैंने एग्जम्प्ट कर दिया अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 16। ओके, लेकिन जो स्कॉलरशिप है पेड टू द चाइल्ड ऑफ एम्प्लॉय। ओके, अब सवाल ये भी है ना कि सर अगर एम्प्लॉय, देखिए मैंने नोट डाल के कुछ लिखा है, ये सैलरी में मैंने आपको पढ़ाया था इसलिए मैंने हाईलाइट किया है। देखो, अगर आप स्कॉलरशिप किसी बच्चे को दे रहे हो और उसके पिताजी आपके एम्प्लॉय हैं, तो देखिए लॉ क्या कहता है, उस केस में ये स्कॉलरशिप बच्चे के हाथ में एग्जेम्प्ट नहीं है, ये किसके पास एग्जेम्प्ट है, एम्प्लॉय। तो सर ऊपर वाला सेक्शन क्या कहता है, ऊपर वाला सेक्शन बाकी लोगों के लिए है। एक एग्जांपल समझते हैं, आपने अपने यूनिवर्सिटी, फॉर एग्जांपल आप पटना यूनिवर्सिटी के गोल्ड मेडलिस्ट बने, तो यूनिवर्सिटी ने आपको 2 लाख रुपीस स्कॉलरशिप दिया, तो ये स्कॉलरशिप आपके हाथ में एग्जेम्प्ट है क्योंकि आपको दिया गया, समझिए इस बात को। लेकिन अगर आपके पापा जॉब कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल आपके पापा टाटा में जॉब कर रहे हैं और आपके लिए स्कॉलरशिप दी गई, आपके पिताजी के हाथ में दी गई, आपसे रिगार्डिंग, आपसे रिलेटेड दी गई, तो लॉ कहता है कि स्कॉलरशिप तब भी एग्जेम्प्ट होगा, लेकिन किसके हाथ में, एम्प्लॉय के, फादर के हाथ में, क्योंकि बच्चे को तो नहीं मिला ना, मिला किसको, एम्प्लॉय को मिला, इसलिए किसके हाथ में एग्जेम्प्ट होगा, एम्प्लॉय के। कोई दिक्कत? नो सर। चलिए एक लास्ट, डेली एंड कॉन्स्टिट्यूएंसी अलाउंस रिसीव्ड बाय एमपी एंड एमएलए। देखिए बड़ा आपको इंटरेस्ट लगेगा सुनकर कि फुल अमाउंट ऑफ डेली अलाउंस रिसीव्ड बाय एमपी एंड एमएलए, जो भी वो अमाउंट रिसीव करते हैं वो एग्जेम्प्ट है। एमपी का तो कोई भी अलाउंस हो वो भी क्या है, और जो एमएलए हैं जब वो कॉन्स्टिट्यूएंसी अलाउंस रिसीव करते हैं वो भी क्या है, एग्जेम्प्ट। पॉइंट नंबर 4 क्या कहता है, जरा ध्यान से सुनिएगा, कहता है ऑल अदर अलाउंस अप टू 2000 पर मंथ रिसीव्ड बाय एमएलए क्या होगा, एग्जेम्प्ट। 2000 तक का अगर कोई भी अलाउंस पर मंथ का है तो क्या कर दिया गया है, एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 17। अब आइए एक बार हम स्टार्ट से आपको कुछ बताना चाहते हैं, स्क्रीन को हम ले जाते हैं। देखो
सबसे पहले तो मैंने आपको एग्जेम्प्ट इनकम का सेंस बताया था। क्या बताया था शशांक? मैंने बताया था कि एग्जेम्प्ट इनकम वो इनकम होता है जो कभी भी टोटल इनकम का पार्ट नहीं बनेगा, मतलब वो टोटल इनकम में ऐड नहीं किए जाएंगे। एग्जेम्प्ट इनकम दो तरीके से बताया गया है, अपने अपने रिस्पेक्टिव हेड में और कुछ अलग अलग सेक्शंस में। तो मैंने कौन सा सेक्शन कंप्लीट किया आपके लिए? सेक्शन 10। अच्छा, क्या मैंने अभी आपको सेक्शन 10 पूरा बताया? नहीं, अभी तक सिर्फ 10 एग्जेम्प्ट इनकम बताया। 10 एग्जेम्प्ट इनकम। और अगर कोई कंपनी स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स में उसने अपने बिजनेस को सेटअप किया है तो वो किस सेक्शन में एग्जेम्प्ट होगा? हाँ। और इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी हेल्ड फॉर चैरिटेबल और रिलीजियस पर्पस, सेक्शन 11 टू। पॉलिटिकल पार्टी का इनकम किस सेक्शन में एग्जेम्प्ट कर दिया गया है? 13A में। और इलेक्टोरल ट्रस्ट का 13B में। होप सो क्लियर होगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्लास में और बात करेंगे इस टॉपिक पर।